नमस्ते सदावत्सल्य मातृभूमि जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। बढ़ते पहले डिफेंस अपडेट की तरफ। दोस्तों, कहा जा रहा है कि भारतीय वायुसेना के मिग-21 पर एसडीआर एंटीना को इंटीग्रेटेड किया गया है। हाल ही में देखा गया है कि भारतीय वायुसेना ने अपने मिग-21 विमान में राफेल एडवांस सिस्टम लिमिटेड के बीनेट एआर कम्युनिकेशन एंटीनास को इनमें इंटीग्रेटेड किया है और इसे एयरक्राफ्ट के डोर्सल हम पर इंटीग्रेट किया गया है, जो कि एक मजबूत वॉइस और डेटा लिंक सॉल्यूशन प्रदान करते हैं और ये कई ऑटो रिले की सुविधा प्रदान करते हुए डेटा, वॉइस और वीडियो सर्विस के निर्बाध प्रसारण का समर्थन करते हैं। दोस्तों, इस प्रणाली को लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टरों और ग्राउंड कंट्रोल स्टेशनों सहित कई अलग अलग हवाई प्लेटफॉर्मों में इंटीग्रेट करने के लिए इसे डिजाइन किया गया है। इस टेक्नोलॉजी के साथ विमान एक नेट सेंट्रिक इकोसिस्टम का हिस्सा बन जाता है, जो रियल टाइम की सिचुएशनल अवेयरनेस और कोऑर्डिनेशन ऑपरेशन को सक्षम बनाता है। दोस्तों, बालाकोट की घटना के बाद भारतीय वायुसेना ने बीनेट एआर कम्युनिकेशन एंटीनास को काफी प्राथमिकता दी और इजराइल से 400 सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो हासिल करने का भी निर्णय लिया था। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय नौसेना अपने आने वाले नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल वेसल्स को लंबी दूरी के लॉइटरिंग म्यूनिशन से लैस करने की योजना बना रही है, ताकि भारतीय नौसेना अत्याधुनिक तकनीक से अपनी समुद्री क्षमताओं को बढ़ा सके, जिसके लिए भारतीय नौसेना निजी क्षेत्र की उन कंपनियों से भी बातचीत कर रही है जिन्होंने पहले से ही भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के लिए लॉइटरिंग म्यूनिशंस तैयार किए हैं। और ये जो लॉइटरिंग म्यूनिशंस है उन्हें दोस्तों इन NGMVs में लगाया जाएगा, जिससे कि इन वेसल्स को चयनात्मक कार्रवाई योग्य प्रतिक्रिया क्षमता मिलेगी। दोस्तों, इन लॉइटरिंग म्यूनिशन को कन्फाइंड पॉड से लॉन्च किया जा सकता है, जो कि रियल टाइम इंटेलिजेंस भी करेंगे। लॉइटरिंग म्यूनिशन, जिन्हें कि सुसाइड ड्रोन के नाम से भी जाना जाता है, ये सोफिस्टिकेटेड टाइप के अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स होते हैं, जिन्हें कि एक विस्तारित उड़ान समय और एक महत्वपूर्ण अवधि के लिए लक्ष्य के क्षेत्र पर मंडराने की क्षमता के लिए, यानी कि लॉइटर करने के लिए डिजाइन किया गया है। और ये लॉइटरिंग म्यूनिशन दुश्मनों के ठिकानों पर सटीक हमला करने के लिए एक हथियार से लैस होंगे, जिससे कि भारतीय नौसेना की जो टेक्टिकल एडवांटेजेस है वो बढ़ेगी। और यही नहीं, इनका इस्तेमाल रियल टाइम की खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए भी भारतीय नौसेना कर सकती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, DRDO के अध्यक्ष डॉक्टर समीर वी कामत ने कहा कि DRDO की CVRD अर्जुन मार्क 2 और अर्जुन मार्क 3 तैयार करने की योजना बना रही है। डॉक्टर कामत ने कहा कि अर्जुन मार्क 2 पर वर्तमान में काम चल रहा है और ये टैंक 2030 में उत्पादन में प्रवेश कर जाएगा और ये भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं के लिए एक बड़ा मील का पत्थर है। ये नहीं दोस्तों, DRDO पहले ही फ्यूचर मेन बैटल टैंक पर भी अपनी नजरें जमा चुका है, जिसे कि आंतरिक रूप से कॉम्बैक्ट व्हीकल रिसर्च डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट में अर्जुन 3 के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, फ्यूचर मेन बैटल टैंक यानी कि FMBT एक प्रस्तावित मुख्य टैंक होगा, जिसका वजन 50 से 55 टन के बीच होगा। इसका डिजाइन पूरी तरीके से अलग होगा और इसमें पावरफुल भारत पावर पैक MK2 इंजन लगाया जाएगा, जो कि इस FMBT से भारत की बख्तरबंद यानी कि आर्मर्ड वॉरफेयर क्षमताओं में क्रांति लाएगा। और FMBT दोस्तों पुराने सोवियत काल के T-72 टैंकों की भी जगह लेगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत स्वदेशी तापस UAV, जिसे कि रुस्तम 2 के नाम से भी जाना जाता है, उसका इस महीने एंटीसिपेटेड यूजर ट्रायल होने जा रहा है और भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना के अधिकारी भी इन परीक्षणों का हिस्सा रहेंगे। तापस UAV को ट्राई सर्विस की खुफिया निगरानी, टारगेट एक्विजिशन, ट्रैकिंग और टोही यानी कि I-STAR जरूरतों के जवाब में विकसित किया गया है। अपनी अत्याधुनिक तकनीक और उन्नत सुविधाओं के साथ तापस UAV भारत की हवाई निगरानी क्षमताओं में महत्वपूर्ण वृद्धि करेगा और कहा जा रहा है कि बड़ी संख्या में इनके कंबाइंड ऑर्डर दिए जाएंगे। तापस UAV का जो कंबाइंड ऑर्डर है वो लगभग 97 यूनिट्स का हो सकता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, आइडिया फोर्स ने घोषणा की है कि उन्हें 88 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है सर्विलांस क्वाडकॉप्टर और उनकी एसेसरीज की सप्लाई के लिए, जिसे कि किसी एक आम सर्विस को दिया जाएगा। आपको बता दें कि आइडिया फोर्स का नेत्रा V4+ एक इंटेलिजेंस और पोर्टेबल UAV है, जिसकी रेंज 10 किलोमीटर है और इंड्यूरेंस टाइम इसका 60 मिनट का। इसका इस्तेमाल बड़ी रेंज में किया जा सकता है और ये स्वैपेबल पेलोड्स को भी ले जा सकता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, HAL के चेयरमैन ने कहा कि पहला तेजस मार्क 1A फाइटर जेट भारतीय वायुसेना को फरवरी 2024 में मिलेगा। इसके बाद 2 तेजस मार्क 1A फाइटर जेट भारतीय वायुसेना को मार्च 2024 तक मिल जाएंगे। दोस्तों, तेजस मार्क 1A वर्जन की समय पर डिलीवरी होगी और इसमें 43 इंप्रूवमेंट्स होंगे, जिसमें कि न्यू लॉन्ग रेंज स्टैंड ऑफ वेपन्स होंगे, यानी कि ब्रह्मोस NGB इस पे इंटीग्रेटेड होगी, जो कि भारत की एरियल डिफेंस क्षमताओं को बढ़ाएंगे। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को HAL की तरफ से एक ऑर्डर मिला है, जिसके तहत
वे AMCA फाइटर जेट प्रोग्राम के लिए कॉम्पैक्ट हीट एक्सचेंजर सेट्स की असेंबली, टेस्टिंग और सप्लाई करेंगे। हीट एक्सचेंज का इस्तेमाल ऑक्सिलरी पावर यूनिट्स, गियर बॉक्स, हाइड्रोलिक्स और एयरक्राफ्ट के कई दूसरे पार्ट्स को कूल करने के लिए किया जाता है, जिसमें कि कॉकपिट भी शामिल है। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, टाटा लॉकहीड मार्टिन एरोस्ट्रक्चर लिमिटेड ने एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल किया। उन्होंने 200वें यानी कि 200th C-130J सुपर हरकुलिस की एम्पिनेज की डिलीवरी की है, जो कि एक टेल स्ट्रक्चर होता है जो C-130J के रेयर में लगा होता है, और इसे अब US भेजा जाएगा, जहां इन्हें नए लॉन्च होने वाले सुपर हरकुलिस एयरक्राफ्ट में इंस्टॉल किया जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, नेपाल से सटे 78 से अधिक सीमावर्ती गांवों की अब नेपाली मोबाइल नेटवर्क पर निर्भरता इस साल दिसंबर तक खत्म हो जाएगी। दरअसल BSNL और जियो इस क्षेत्र में अपने मोबाइल टावर लगाने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। पिथौरागढ़ के DM ने कहा कि दोनों कंपनियों ने 11 जगहों पर अपने मोबाइल टावर लगाने शुरू कर दिए हैं, और इन क्षेत्रों में मोबाइल टावर स्थापित होने के बाद गांव की नेपाली मोबाइल नेटवर्क पर निर्भरता खत्म हो जाएगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हमने इन कंपनियों को जिले में भारत चीन और भारत नेपाल सीमाओं पर स्थित व्यास घाटी की गुंजी, कुटी, सेला और बूंदी में प्राथमिकता पर अपने टावर स्थापित करने का भी निर्देश दिया है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, साइबर अटैक यानी कि साइबर हमलों और राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रक्षा मंत्रालय ने अपने सभी कंप्यूटर्स में माइक्रोसॉफ्ट विंडो की जगह पर स्वदेशी रूप से विकसित सुरक्षित ऑपरेटिंग सिस्टम माया OS स्थापित करने का ऐलान किया है। इस साल के अंत तक पूरे मंत्रालय के कंप्यूटरों में स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम लागू हो जाएगा, जिससे कि साइबर सुरक्षा बढ़ेगी और विदेशी सॉफ्टवेयर पर निर्भरता कम होगी। भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना भी माया OS को अपनाने के लिए तैयार है। आपको बता दें कि रक्षा मंत्रालय ने स्वदेशी रूप से माया OS का विकास शुरू किया। मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि ओपन सोर्स उबंटू पर आधारित माया OS साइबर खतरों से सुरक्षित इंटरफेस प्रदान करता है, और अब उम्मीद है कि रक्षा मंत्रालय अपने सभी कंप्यूटरों पर माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज को स्वदेशी रूप से विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम माया OS से बदलकर साइबर हमलों से बचाएगा। दोस्तों, माया OS एक चक्रव्यूह नाम के एक फीचर के साथ आता है, जो एक एंटी पॉइंट, एंटी मैलवेयर और एंटी वायरस सॉफ्टवेयर है, जो हैकर्स को संवेदनशील डेटा तक। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत सरकार ने फर्जी खबरों को लेकर एक और बड़ी कार्रवाई की है और करीबन 8 YouTube चैनलों को बैन कर दिया है। भारत सरकार ने कहा कि कुछ चैनल गलत न्यूज यानी कि फेक न्यूज फैला रहे थे, जिसमें कि समय से पहले लोकसभा चुनाव की घोषणा और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों पर प्रतिबंध जैसी फर्जी खबरें शामिल थी, और इन चैनलों की पहचान कर उन्हें बंद कर दिया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि भारत सरकार क्षेत्र में सड़क संपर्क बढ़ाने के लिए भारत चीन सीमा पर 7 नई सुरंगों को बनाने पर काम कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले 3 सालों में 5 सुरंगें पूरी हो चुकी है, 10 वर्तमान में प्रगति पर हैं और 7 अब योजना के चरण में। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि ये सड़क मार्ग सीमा पर तेज कनेक्टिविटी को काफी हद तक बढ़ाएंगे। इन महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में 9.02 किलोमीटर लंबी अटल सुरंग भी शामिल है। बॉर्डर सिक्योरिटी और निर्माण में 3 महत्वपूर्ण संस्थाएं शामिल हैं। पहला और प्राथमिक है BRO। ये आगे और सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरंगों, पुलों, सड़कों और चौकियों के निर्माण के लिए जिम्मेदार है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, चीन को नेपाल में बड़ा झटका लगा है। दरअसल दोस्तों, चीन ने एक तरफा तरीके से चीन की नेपाल में बनाई गई परियोजनाओं को BRI का हिस्सा बताना शुरू कर दिया है। चीन ने दावा किया कि पोखरा एयरपोर्ट को BRI के तहत बनाया गया है, लेकिन नेपाल सरकार ने साफ तौर पर कह दिया है कि देश में अभी ये परियोजना शुरू हुई नहीं है। पूरे मामले में सबसे मजेदार बात यह है कि नेपाल ने साल 2017 में BRI पर साइन किए थे, और पोखरा एयरपोर्ट का चीन की ओर से निर्माण इससे पहले ही साल यानी कि 2016 में शुरू हो गया था, और चीन अब इसे BRI का हिस्सा बता रहा है, जिससे कि उसकी पोल खुल जाती है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत का चंद्रयान का लैंडर विक्रम 23 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कर सकेगा, भले ही इसके सभी जो संवेदक और दोनों इंजन काम ना कर रहे हों। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथन जी ने कहा कि अगर सब कुछ विफल हो जाता है, अगर सभी सेंसर्स नाकाम हो जाते हैं, कुछ भी काम नहीं करता, फिर भी विक्रम लैंड करेगा। इसे इसी तरीके से डिजाइन किया गया है, बशर्ते है कि प्रपल्जन प्रणाली अच्छी तरीके से काम करे। तो फिलहाल ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब है, आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नई जानकारी के साथ। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।